नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के बक्सर और सासाराम में रैलियां। चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर के समर्थन में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का उत्तर कोलकाता में रोड शो आज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में करेंगी प्रचार। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली, टीएमसी और आरजेडी के दिग्गजों की भी रैलियां। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया परीक्षण। ऑटो पायलट की मदद से भरेगा उड़ान, तेज गति से मिशन को अंजाम देने में सक्षम। विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ में मिलने वाली छूट पर सवाल उठाना सही नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु का संगठन के विकासशील देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में संबोधन। कहा, बैठक के बाद जारी होने वाली घोषणा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व पर होगा जोर। और फ्रांस में आज से शुरू हो रहा है 72वां कान फिल्म फेस्टिवल। भारतीय पवेलियन में भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते भारतीय सिनेमा का होगा प्रदर्शन। 25 मई तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का गोल्डन जुबली पोस्टर भी होगा जारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल है। उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री बिहार के बक्सर और सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में 7वें चरण में 19 मई को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में मतदान होगा। प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वो चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां भी अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होगा। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता में रोड शो करेंगे। अमित शाह का रोड शो आज उत्तर कोलकाता के शहीद मीनार मैदान, धर्मतला से निकलेगा और मानिकतला में स्वामी विवेकानंद के आवास तक जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी नीमच, उज्जैन और खंडवा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के ठियोग और सुंदरनगर में चुनाव प्रचार करेंगी। वहां की चारों सीटों पर अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होना है। बीएसपी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश के बलिया में रैली को संबोधित करेंगी। और आइए सीधा रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारी संवाददाता अनु दीवान हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु, अब जो आखिरी 8-25 सीटें हैं उनके लिए मतदान होना है 19 मई को।
बहुत ही हाई वोल्टेज कह सकते हैं चुनाव प्रचार चल रहा है। एक दूसरे पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। कितनी टफ है इन 8 सीटों पर लड़ाई, क्योंकि पिछली बार ये सभी सीटें टीएमसी के खाते में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस बार हवा का रुख दिख रहा है। पूरा जोर बीजेपी ने वहां पे लगाया है। बिल्कुल अमृता, अब ये आखिरी चरण बचा है और अगर पिछले चुनावों की बात करें तो ये जो 9 सीटें थी सारी की सारी टीएमसी के खाते में थी, लेकिन बीजेपी इस बार अपनी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि जो पिछली बार का आंकड़ा था वो किसी तरह बढ़ाया जाए और अपने टारगेट पे पहुंचा जाए। आज अमित शाह जो है यहाँ पे रोड शो करेंगे। कोलकाता उत्तर की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी वहाँ पे चुनाव होना है। कोलकाता उत्तर में शाम 4 बजे उनका रोड शो शुरू होगा, जो कि शाहिद माला रोड से लेकर शुरू होकर स्वामी विवेकानंद रेजिडेंस तक जाएगा, जो कि करीब करीब 3 किलोमीटर तक का रास्ता है। तो इस रोड शो के दौरान वो तमाम लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इस तरह से उनका रोड शो आज शाम 4 बजे शुरू होकर करीब ये माना जा सकता है कि 3 किलोमीटर है तो 2 घंटे तक चलेगा, जिसमें अपना संबोधन भी देंगे। अगर बात करें कल जो अमित शाह की रैली थी, 3 रैली थी, लेकिन उसमें से वो 2 ही कर पाए, तीसरी में उनको परमिशन नहीं मिला। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर तो तमाम जो दल है उनके बीच में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम रैलियां थी जिनको लेकर बीजेपी कह रही है कि उनको यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है। अगर मैं आपसे अभी बात करूं, बाबुल सुप्रियो ने कल रात को ही ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी जो कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने शेड्यूल की थी, लेकिन कहीं पे भी उनको परमिशन नहीं मिला है। वहीं स्मृति ईरानी का भी जादवपुर में एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वहां पे भी उनको परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह से बीजेपी की रैलीज को रोका जा रहा है। तो बीजेपी हर तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो हवा है यहाँ पे वो उनकी तरफ भी रुख कर रही है और बीजेपी यहाँ पे सीटों में अपना जो सीटें जो है अपनी बढ़ा पाएगी और कोलकाता में अपनी उपस्थिति, जो कि पिछली बार सिर्फ 2 ही सीटों पर रह गई थी, इस बार ज्यादा सीटों पर लेकर आ पाएगी। बिल्कुल, तो 19 मई को यानी कि आखिरी चरण में 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल में होना है चुनाव और काफ़ी टफ लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि इस बार टीएमसी अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी को ही मान रही है। इसके साथ ही कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, उनका रुख करेंगे। कृति, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी अहम सीटें हैं ये पूर्वांचल की और आज रैली भी है मायावती के बलिया में। कितना टफ फाइट है इन सीटों पर, और अगर मैं लोगों की बात करूं, मुद्दों की बात करूं, तो वहां पे कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस बार मुख्य भूमिका में हैं? जी अमृता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जितनी सीट्स हैं वो काफी अहम है, चाहे फिर वो गोरखपुर हो, क्योंकि उसको चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का पूरा फीफडम माना जाता है। उसके बाद चंदौली हो, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर वो वाराणसी क्यों ना हो, जहां से प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्वांचल में इस बार जो आखिरी फेज है उसमें काफी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं और कहा भी ये जाता है कि सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि मुद्दों की बात की जाए, तो मुद्दों की बात में देखिए अमृता, ये जो पूरा पूर्वांचल का हिस्सा है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि क्षेत्र है, उस पर ही ज्यादातर लोग डिपेंडेंट हैं और 70% यहाँ की पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। तो जो किसानों का मुद्दा है वो काफी अहम है, चाहे फिर वो इधर जो गन्ना किसान है उनके अरियर्स की बात हो, क्योंकि इस क्षेत्र को शुगर बोल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। वहीं युवाओं के मुद्दों की बात करें तो एजुकेशन में सुधार, ये उनका मुद्दा है। और बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद जिस तरह से नेशनलिज्म पूरे देश में एक मुद्दा रहा है, वहां इसकी भी हम छवि यहां पर देख सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये सभी मुद्दे जो हैं वो वोटर्स दिमाग में रखेंगे जब वो 19 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे। अमृता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृति। तो 19 मई को उत्तर प्रदेश की जो बाकी 13 बची सीटें हैं इन पर होना है मुकाबला और इस बार भी सपा बसपा गठबंधन जो काफ़ी टफ फाइट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, देखना होगा किस तरफ जाता है मतदाता का रुझान। शुक्रिया कृति इस पूरी बातचीत के लिए आपका। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनावी रैलियां की। पंजाब के भटिंडा में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नेता कंफ्यूज और सोच डिफ्यूज है। इसके चलते ही उनके नेता का हुआ तो हुआ बयान दे रहे हैं। ये कांग्रेस के अहंकार को दिखाती है। कांग्रेस की नीतियां बनाने वाले राजीव गांधी जी के
खास सलाहकार और वर्तमान में ये नामदार के गुरु, उन्होंने 84 के दंगों को लेकर जो कहा उसको पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई है कि 84 में जो हुआ वो हुआ तो हुआ। ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रक्षा सौदे कांग्रेस के लिए पैसे कमाने का जरिया था। इसके चलते रक्षा क्षेत्र की 70% की जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा है। वहीं कल मध्य प्रदेश के रतलाम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से देश की सुरक्षा खतरे में रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों को आदिवासियों का ध्यान ही नहीं था। उनकी सोच है हुआ तो हुआ। एक कांग्रेस की विचारधारा है, ये 3 शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये 3 शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये 3 शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। बॉफोर्स तोप घोटाले पर, हेलीकॉप्टर घोटाले पर इनका एक ही जवाब है। क्या जवाब है? जरा पूरी ताकत से बताओ तो उनको पता चले। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल पंजाब में पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर में चुनावी रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी समेत जितने भी वादे किए वो पूरे किए हैं। वहीं केंद्र की एनडीए सरकार वादे पूरे करने में नाकाम रही। राहुल गांधी ने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सैम पित्रोदा के बयान पर डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सिख दंगों को लेकर सैम पित्रोदा ने जो भी कुछ कहा है वो गलत है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, बेरोजगार युवा, ये न्याय योजना आपको भी न्याय देगी। ये आपकी भी दुकान चालू करेगी, ये आपकी भी फैक्ट्रियां वो चालू करेगी। जो सैम पित्रोदा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जाधवपुर में रैली की इजाजत नहीं मिलने पर टीएमसी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी उन्हें रैलियां करने से रोक सकती है लेकिन बीजेपी को जीतने से नहीं रोक सकती। अमित शाह ने कहा कि अगर लोगों को बंगाल का गौरव बहाल करना है तो उन्हें टीएमसी को हराना होगा जो घुसपैठियों को पनाह दे रही है। वो बंगाल के अंदर आज बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। मित्रों, गूंज सुनाई पड़ती है। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला को कंगाल बांग्ला बना दिया है। कंगाल बांग्ला। सिंडिकेट से मुक्ति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दिला सकते हैं। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे, सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी को नागरिक बनाएंगे और उसके बाद एनआरसी लाकर एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। और अब देश विदेश की कुछ और अहम खबरें। डीआरडीओ ने कल ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में एरियल हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अभ्यास के टेस्ट को कई रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम की मदद से चेक किया गया जिसमें काफी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से सही पाया गया। इसमें बिना पायलट के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कई तरह की मिसाइल्स को टेस्ट करने में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके की मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स का पता लगाने के लिए हो सकता है। अभ्यास एक छोटे गैस टरबाइन इंजन और MEMS नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है।
और 11 सदस्यीय केंद्रीय दल चक्रवात फोनी से पीड़ित इलाकों में स्थिति का जायजा लेने के लिए उड़ीसा के दौरे पर है। 3 मई को आए चक्रवात तूफान फोनी में राज्य के 14 जिले पीड़ित हुए और 64 लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज ने राज्य के मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त से भुवनेश्वर में बातचीत की और चल रहे राहत कामों के बारे में जानकारी ली। 15 मई को दौरा खत्म करने के बाद ये दल राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक और बैठक करेगा। इस बीच पुरी में बैंकिंग सेवाएं बिना इंटरनेट के आंशिक रूप से शुरू कर दी गई हैं और वहां रेल सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो गई हैं। वहीं ओडिशा सरकार ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम से कम 5 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी देने की मांग की है, क्योंकि राज्य में 3 मई को आए भीषण चक्रवात फोनी के कारण इसके तटीय क्षेत्र में लाखों कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया। अनुमान के मुताबिक राज्य के 14 जिलों में 5 लाख घरों को पूर्णतः या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पुरी जिले में हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान में केंद्र की तरफ से की गई मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। और सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 2013-17 के दौरान वंचित छात्रों को 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति वितरण में कथित अनियमितता के संबंध में मामला दर्ज करने के बाद कल 22 जगहों पर छानबीन की। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 22 शैक्षणिक संस्थानों में तलाशी ली गई। सीबीआई अधिकारियों की टीम ने ऊना, करनाल, मोहाली, नवांशहर, अंबाला, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, चंबा, गुरदासपुर, कांगड़ा समेत अन्य जगहों पर इन संस्थानों के परिसरों पर छापा मारा। हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने यह मामला अपने हाथ में लिया है। उन्होंने बताया कि आरोप है कि 2013-17 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता हुई। इस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल आईसीएसएसआर के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए और व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता बताई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान चुनौतियों और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मकता और समाधान तलाशने वाली सोच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता प्रभावशाली विकास के लिए जरूरी है। Achieving sustainable development goals, which is agreed upon by United Nations, that's an important thing. You need to have sustainable growth for 1 year, 2 years is not sufficient. You need to have sustainable. That's an important challenge. Taking care of the health of the population is another major area. Because a healthy nation can become a wealthy nation. It cannot be vice versa. A wealthy person, no guarantee will become a healthy person. So you need to have a practical approach. Researchers should come out with out-of-box and innovative solutions to address the pressing problems confronting the world at large. Vasudhaiva Kutumbakam. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी शोध और नवाचार लोगों की जीविका को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोधकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे विश्व की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए नई विचारधारा और सोच के साथ आगे आए। We have to come out with such these things where reaching the unreached, funding the unfunded, recognizing the unrecognized, identifying the problems, addressing the problems without delay, without middleman, without corruption. All these things are very much required. Critical research in the areas would certainly provide new insights to the policy makers and the government. The challenges of today and emerging challenges of tomorrow need creativity, design thinking, and a solution-seeking mindset and competence. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति को अपनी हाल की वियतनाम यात्रा और वहां के नेताओं से आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा की जानकारी दी। भारत ने सोमवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत विकासशील देशों को दी जाने वाली छूट पर
कुछ विकसित देशों द्वारा उठाए जा रहे सवाल विवादित हैं और विभेद पैदा करने वाले हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने WTO के 23 विकासशील और अल्प विकसित देशों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि WTO के विवाद समाधान निकाय के सदस्यों की नियुक्ति का संकट WTO पर असर डालेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के समाप्त होने के बाद आज जारी होने वाली घोषणा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा और WTO के सुधारों के सुझाव भी दिए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में भागीदार सदस्य देशों से घोषणा की साझी सहमति पर पहुंचने की अपील की। इस बैठक में चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मलेशिया सहित कुल 23 देश भाग ले रहे हैं। और भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ आज अपने समकक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान खासतौर से ईरान से तेल आयात पर अमेरिकी छूट समाप्त होने से उपजी स्थिति और उससे निपटने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत भारत और 7 अन्य देशों को ईरान से तेल आयात के लिए मिली 6 माह की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके 12 दिन बाद वो भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में ये मुद्दा मुख्य रूप से उठने की उम्मीद है। 2 मई को जब अमेरिका की रियायत अवधि समाप्त हो गई तब भारत ने कहा था कि वो इस मामले में 3 बातों को ध्यान में रखते हुए निपटेगा। अमेरिका ने पिछले साल मई में ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर हुए समझौते से अपने को अलग कर लिया था और इसके बाद ईरान पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गए। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भी बातचीत हो सकती है। India is one of our most important partners, both economic partner, political partner, and regional partners. We have regular consultations with India on various issues, and I'm here to have consultations with my counterpart on the most recent developments in the region as well as our bilateral relations. But unfortunately, the United States has been escalating the situation unnecessarily. We do not seek escalation, but we have always defended ourselves. और अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से $200 अरब के चीन के उत्पादों पर टैरिफ को 10 से बढ़ाकर 25% किए जाने के बाद अब चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बीजिंग ने कहा है कि $60 अरब के अमेरिकी सामानों के आयात पर 1 जून से टैरिफ वसूला जाएगा। टैरिफ पॉलिसी कमीशन ऑफ स्टेट काउंसिल की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ 5 से 25% होगा। चीन के वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 5,140 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लागू किया जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर बातचीत पिछले शुक्रवार को नाकाम रही थी। अमेरिका ने $200 अरब की चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने के अलावा $300 अरब के अन्य उत्पादों पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। चीन ने यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की उस चेतावनी के बावजूद उठाया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीजिंग को जवाबी कार्रवाई से बचने को कहा है। दोनों शक्तिशाली देशों के बीच ट्रेड वॉर पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट आई है। दुनिया के दूसरे देशों के निवेशक भी सहमे हुए हैं। और श्रीलंका में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ने के बाद देश भर में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। अल्पसंख्यकों के धार्मिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। हिंसा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कई कस्बों में पुलिस को दंगाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर आतंकियों ने चर्चों और होटलों को निशाना बनाकर आत्मघाती धमाके किए थे। इन हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन हमलों के बाद से ही श्रीलंका में तनाव का माहौल है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालात से निपटने के लिए सरकार ने रात्रि का कर्फ्यू लगा दिया है। और पृथ्वी के वातावरण में ग्रह को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अब तक के अधिकतम स्तर पर है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है। इसे लेकर मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस के लगातार बढ़ते उत्सर्जन को लेकर चिंता और बढ़ गई है।
हवाई में मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी ने साल 1950 के दशक से लेकर अब तक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का पता लगाया। शनिवार को सुबह CO2 का स्तर 450.26 पार्ट्स प्रति मिलियन मापा गया। ये पहली बार है जब ऑब्जर्वेटरी ने कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415 ppm से ज्यादा पाया है। पिछले 4 साल रिकॉर्ड में 4 सबसे गर्म साल रहे और पेरिस समझौते और समस्या को लेकर जन जागरूकता के बावजूद इंसान उत्सर्जन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। और 72वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है। 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय पवेलियन में भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता दर्शाती भारतीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसका मकसद वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, संवाद लेखन, प्रौद्योगिकी, फिल्म बिक्री और सिंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करना है। मकसद वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, संवाद लेखन, प्रौद्योगिकी, फिल्म बिक्री और सिंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।